हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमने कुछ दिनों पहले खबरों में देखा है कि पद्म से संबंधित जो भी पुरस्कार हैं, जिन्हें हम पद्म पुरस्कारों के नाम से जानते हैं, वो उनसे जुड़े हुए जो नामों की सूची है वो जारी हो गई है। इसमें कौन कौन से विशिष्ट लोगों को शामिल किया गया है, ये पुरस्कार क्या है, किस तरह से दिए जाते हैं, इनका क्या इतिहास है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इन पुरस्कारों के संबंध में हमें जाननी चाहिए, उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पुरस्कार आजकल किसी भी तरह की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, इनकी संभावना हो सकती है। तो पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा और क्या है, इसको लेकर के खास बातें जो हमें जाननी है। न्यूज आई है, पद्म अवार्ड्स 2023 अनाउंस्ड, हिस्ट्री ऑफ द अवार्ड, हाउ द विनर्स आर चोजन। तो क्या इसका इतिहास है, जो विजेता हैं किस तरह से चुने जाते हैं, और इस बार के जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें कौन कौन लोग शामिल किए गए हैं। इसके अलावा चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि पुरस्कार की जो सूची है आई है, क्या है ये पुरस्कार, क्या इनका इतिहास है, इसमें क्या क्या शामिल है, कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र हो सकता है, क्योंकि हम हर साल ऐसे पुरस्कारों का वितरण देखते हैं, नामांकन देखते हैं और लोगों को पुरस्कार प्राप्त करते हुए देखते हैं। तो कौन कौन पात्र है, इनका चयन कैसे किया जाता है, और एक सवाल ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी को चुन लिया गया तो क्या वह इन पुरस्कारों को लेने से इनकार कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ऊपर किसी तरह के आरोप लगते हैं गंभीर स्तर के लगने के बाद, तो क्या उन पुरस्कारों को रद्द किया जा सकता है। कुछ ऐसे सवाल भी डिस्कस कर लेंगे। एक प्रश्न जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उसको देखेंगे। तो जीएस पेपर हम इसको 3 में डाल सकते हैं। विज्ञान एवं तकनीक के अंतर्गत जो उपलब्धियां हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। भारतीयों की उपलब्धियों को इसको जोड़ करके देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सवाल आ सकते हैं। तो चर्चा क्यों की गई है, क्योंकि 25 जनवरी को पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। पद्म पुरस्कार हैं और इसकी जो सूची जारी हुई है उसके मुताबिक हमें पता चला है कि इसमें पद्म विभूषण पुरस्कार हैं, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री पुरस्कार हैं। अब इन्हीं नामों में एक नाम ओआरएस के जो आविष्कारक रहे हैं दिलीप महालनोबिस जी, उनका भी शामिल है, जिन्हें चिकित्सा या बाल रोग के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या एक तरीके से उनका नाम इसमें शामिल किया गया है। तो केवल यही नहीं है, और भी कुछ नाम हैं जो हमें जानने हैं। तो पद्म पुरस्कार क्या होते हैं, यहां से ही शुरुआत कर लें। इनको देश के हमारे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं उनमें से एक के रूप में देखा जाता है। अगर सर्वोच्च के स्तर पर देखें तो भारत रत्न का नाम आता है और उसके बाद पद्म पुरस्कारों का नाम आता है। तो इनकी 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और ये जो पुरस्कार हैं कई सारे अलग अलग विषयों और गतिविधियों को शामिल करते हुए दिए जाते हैं। यानी कई सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें लोगों द्वारा दी गई जो उनके स्पेशल कार्य हैं, विशेष रूप से दिए गए कार्य हैं, किए गए कार्य हैं, तो उन लोगों को शामिल किया जाता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, सार्वजनिक मामलों में हो, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, सिविल सेवा, खेल, तो इन सभी चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा भी अगर कुछ हो तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत 3 नाम हैं जिनको हम जानते हैं। तो पद्म विभूषण इसमें से सर्वोच्च माना गया है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण इससे उच्च कोटि की जो सेवाएं रही हैं और विशिष्ट सेवा उनके लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है पद्मश्री, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो इससे जुड़े हुए नाम हैं उनकी घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति औपचारिक समारोहों में फिर इनको प्रदान करते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि मार्च या अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जहां पर जो लोग चयनित किए गए हैं उनको फिर पुरस्कृत किया जाता है। तो इस साल 2023 का अगर हम मामला देखें तो इसमें कई सारे जो पुरस्कार हैं वो युगल मामलों से संबंधित है, जिनको केवल एक के रूप में गिना जाता है। ऐसा बताया गया है इसके अंतर्गत कि ऐसे कई इसमें पुरस्कारों विजेताओं के नाम हैं जहां पर 2 लोगों का नाम एक साथ आया है, तो उस पुरस्कार को एक पुरस्कार के रूप में काउंट किया जाएगा। इस बार 106 पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं। शुरू में हमने उनकी संख्या देखी कि कितने हैं, और इन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से 19 महिलाएं हैं। इसके अलावा विदेशी, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई की श्रेणी से 2 लोग शामिल हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कारों में शामिल किया गया है। इसका सूची यहां पर दी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं।
पद्म विभूषण जिन लोगों को दिया गया है, जैसे कि श्री बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। श्री जाकिर हुसैन, श्री SM कृष्णा, श्री दिलीप महालनोबिस, शुरू में इनकी चर्चा की, मरणोपरांत है इनका भी। श्री श्रीनिवास वर्धन और श्री मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत फ्री पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा पद्म भूषण में भी 9 नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, आप उन्हें देख सकते हैं, जैसे श्री SL भरयप्पा और सो ऑन आगे दिए हुए हैं। जैसे श्री कपिल कपूर, यहाँ पर सुधा मूर्ति। और पद्म श्री का अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत लंबी है, 91 लोगों का नाम है। अगर आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहां से जाकर के आप सभी नामों को एक बार देख सकते हैं। बाकी कुछ नामों की यहाँ चर्चा कर ली है। अच्छा, हमने ये भी कहा था, डुओ वाली बात आई है कि 2 लोगों को एक साथ दिया गया है, उनके नाम यहाँ दिए हैं, जैसे श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन, 2 लोग यहाँ पर। इसी तरह रमेश परमार और मिस शांति परमार, इसी तरह नीचे और 2 लोग, श्री वैदिवल और श्री मासी सदैयन, ये कुछ लोगों के नाम हैं। अब इसका इतिहास देखें क्या है। तो 1954 के आसपास भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कारों का गठन किया था, इसकी स्थापना एक तरह से की थी, जिसमें से एक का नाम है भारत रत्न और दूसरे हैं पद्म पुरस्कार। अब आगे चल करके इन पुरस्कारों के अंतर्गत कुछ अन्य श्रेणियां जारी कर दी गई, खासकर से पद्म विभूषण के अंतर्गत। इनको पहले पद्म विभूषण के नाम से ही जानते थे और इनको 3 वर्गों में देते थे, ठीक है। तो इन्हीं वर्गों को बाद में बदल दिया गया, जिनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से हम जानते हैं। तो 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की थी और ये अमूमन हर साल दिए जाते हैं, सिवाय कुछ वर्षों को छोड़ करके, जिनकी चर्चा की है 1978 और 1979 में। इसके अलावा 1993 से 1997 को केवल कुछ विपरीत परिस्थितियों को छोड़कर लगभग हर साल नामों की घोषणा होती है। 1954 में पहली बार जो पद्म विभूषण दिए गए थे, उसमें सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि वैज्ञानिक के स्तर पर उनका नामांकन था, नंदलाल बोस कला के क्षेत्र में, जाकिर हुसैन संगीत, बाला साहेब गंगाधर खेर और VK कृष्णा मेनन भी इसमें शामिल थे। और पहले गैर भारतीय को अगर हम देखेंगे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया है, तो भूटानी राजा थे जिग्मे दोरजी वांगचुक, इनको दिया गया था, ठीक। तो क्या क्या पुरस्कारों में शामिल है, क्या विशेषता है। तो राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, हमने जान लिया, भारत के राष्ट्रपति देते हैं इस पुरस्कार को। विजेताओं को इसमें कोई भी नकद पुरस्कार नहीं मिलता, केवल पदक मिलता है और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र मिलता है। अब जो पदक है उसको पहना जा सकता है, कोई व्यक्ति धारण करके जा सकता है, किसी सार्वजनिक समारोह में जा सकता है, किसी सरकारी कार्यक्रम में जा सकता है, ठीक। लेकिन ये जो पुरस्कार हैं ये उपाधि नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है, तो इसको उपाधि के रूप में नहीं देखना है, केवल एक सम्मान है, ठीक। तो और एक वर्ष में 120 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाते। हालांकि इसमें मरणोपरांत जिन लोगों को पुरस्कार दिया जाना है, या विदेशियों को दिया जाना है, या आदिवासी भारतीयों को दिया जाना है, तो इस संख्या में इनके पुरस्कार फिर शामिल नहीं है। और असाधारण परिस्थितियों में ही मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाते हैं, अन्यथा बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी को मृत्यु के बाद ये पुरस्कार दिए जाएं। किन किन लोगों को दिए जा सकते हैं, क्या पात्रता है। तो ये जो पुरस्कार हैं किसी भी जाति, व्यवसाय, पद या लिंग पर आधारित नहीं है, यानी कि किसी को भी दिए जा सकते हैं। लगभग सभी व्यक्ति पात्र हैं जो भारत या भारत से बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़ करके जो सरकारी कर्मचारियों वाला वर्ग है, खासतौर से वो भी शामिल होंगे, जो किसी PSUs में काम कर रहे हैं, उनको इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि खास बात यह है कि ये विशेष कार्यों के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा विषयों के सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियां जिसने व्यक्ति ने की हो उसको दिया जाएगा। यानी कि इसमें यह भी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक कार्य किया है तो वो केवल इसके लिए पात्र हो जाएगा। इसमें उत्कृष्टता को भी ध्यान में देना है, विशेष सेवा उसकी द्वारा की गई हो, ना कि लंबी सेवा की गई हो, और उसके कार्य का जो प्रभाव है अपने आप में व्यापक रूप से होना चाहिए। तो चयन की प्रक्रिया क्या है कि भारत का जो भी नागरिक है वो इसमें नामांकन के लिए नाम नामित कर सकता है, और वो खुद को भी नामित कर सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि वो खुद को इसके लिए चुनना चाहता है या नाम देना चाहता है तो निश्चित तौर पर दे सकता है। और सभी नामांकन जो भी है ऑनलाइन होते हैं, और नामांकित किए जाने वाले व्यक्ति या संगठन के फिर जो विवरण है उसको एक फॉर्म में भरा जाता है। ऑनलाइन प्रोसीजर है, और इसके अंतर्गत 1 मई से 15 सितंबर के बीच में जो एक पोर्टल है वो खोल दिया जाता है पद्म पुरस्कारों का। इसके अलावा इसमें एक विवरण देना होता है जिसमें 800 शब्दों का एक निबंध लिखना है कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं,
क्या क्या आपकी जो सेवाएं हैं वो रही हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं, राज्यपाल हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्रीय मंत्रालय और जो विभिन्न विभाग हैं, इनको भी नाम सुझाने के लिए फिर आमंत्रण दिया जाता है। ठीक, इसके अलावा जो चयन है उसके लिए कोई भी कठोर मानदंड नहीं है या कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को चुना जाना है। व्यक्ति की जीवन भर की जो उपलब्धियां रही हैं, उनके जो प्रमुख विचार रहे हैं, उसके आधार पर ही फिर उनका चयन होता है। जितने भी नामांकन हैं वो पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष भेजे जाते हैं, फिर ये चयन करते हैं कि किसको वहां पर चुना जाना है। ये जो समिति है इसका गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और हर साल यह समिति गठित होती है। इस समिति की अध्यक्षता करते हैं कैबिनेट सचिव। इसमें कौन कौन से और सदस्य शामिल होते हैं तो गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। अब जब ये नामांकन को ये लोग चुन लेते हैं तो फिर अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। अब एक सवाल ये भी था कि चुन लिया गया, नामांकन हो गया, सूचना आ गई, तो फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं लेना चाहता, उसको लेकर के क्या निर्देश हैं। तो पुरस्कार विजेता जो भी हैं उनसे स्पष्ट सहमति की मांग इसमें नहीं की जाती। केवल अंतिम रूप से जब घोषणा होनी है तो फिर गृह मंत्रालय से एक कॉल उनके पास आता है और उनको उस बारे में सूचना दी जाती है। अगर वो इससे सहमत नहीं होते तो वहां पर ही फिर उनका नाम वापस ले लिया जाता है। हालांकि इसको शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है कि बातें ज़्यादा बाहर ना आए। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि सार्वजनिक रूप से भी लोगों ने इसको रिफ्यूज़ किया है या लेने से मना किया है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो इतिहासकार रोमिला थापर का मामला, जिन्हें 1992 में और 2005 में फिर से 2 बार यानी पद्म भूषण के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसको लेने से मना कर दिया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम आता है EMS नंबूदरीपाद। 1992 में इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। इनका कहना था कि किसी भी तरह के राजनीतिक चीज़ों को या फिर सरकारी चीज़ों को ये नहीं लेना चाहेंगे। स्वामी रंगनाथ आनंद जी ने 2000 में इसको अस्वीकार कर दिया था, सन 2000 में। इनका कहना यह था कि इसको व्यक्तिगत रूप से उनको दिया जा रहा है, ना कि उनकी संस्था को दिया गया है, चूंकि उनकी संस्था को वो उसे एक तरीके से दिलाना चाहते थे। तो अभी हमने हालिया किसान आंदोलन का मामला देखा, जहां पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था, एक तरीके से वापस लौटा दिया था। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित किया जाना है उसको लेकर भी प्रावधान है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को गंभीर कदाचार के मामले में पद्म पुरस्कार को रद्द कर सकते हैं जो उसको स्वीकृत किया गया है। जैसे कि एक मामला पदक विजेता पहलवान और पद्मश्री से सम्मानित सुशील कुमार जी का उठा था। उनके ऊपर एक तरीके से किसी के मौत का आरोप लगाया गया था, तो उसके आरोप के बाद फिर ऐसा मामला आया था जहां पर ऐसी मांग की गई थी। बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जो सम्मान है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उन लोगों को है जो विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में और समाज से जुड़े कई सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें लोगों के लिए विशेष कार्य करते हैं, तो उनको सम्मानित किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार भी हर साल की परंपरा को निभाते हुए ये सम्मान दिए जाएंगे। तो अब देखें प्रश्न में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 को की गई। दूसरा, इस पुरस्कार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तीसरा, श्री दिलीप महालनोबिस 2023 के पद्म पुरस्कार के लिए मरणोपरांत नामित किए गए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। कमेंट सेक्शन में इसको लिख दीजिए, एक बार देख लीजिएगा पूरी सूची, ताकि अगर कोई प्रश्न बन जाए किसी भी नाम को लेकर के तो वो आपको याद रहे। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।